वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावर। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्रांस की हिस्ट्री क्या थी। अब हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी किस बेसिस पर 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। अब हम आते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द सोशल स्टेटस ऑफ द फ्रांस सोसाइटी। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पहले एक रफ चार्ट से समझा देती हूँ। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड दी थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी पीपल्स आते थे। क्लर्जी मीन्स क्रिश्चियन पीपल्स। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे। नोबिलिटी मीन्स ज़मींदार या फिर वो लोग जो राजा के रिलेटिव्स होते थे। थर्ड स्टेट 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। फर्स्ट सेक्शन बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड लॉयर्स का होता था। सेकेंड सेक्शन पीजेंट्स एंड आर्टिशंस का होता था। थर्ड सेक्शन स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स का होता था। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। इट इंक्लूड ऑफ दी क्लर्जी। ये ग्रुप क्लर्जी का ग्रुप होता है। एंड रिचर मेंबर, इस ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। दे हैव वर्स्ट लैंड, इनके पास बहुत ज़मीन होती है। दे वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू दी स्टेट, ये लोग टैक्स पे नहीं करते स्टेट को। सेकेंड स्टेट, दे वर दी लैंडलॉर्ड्स, ये लोग कौन होते थे? ज़मींदार्स। दे वर कंसिडर्ड अबव लॉ, ये अपने आप को लॉ से ऊपर रखते थे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग लॉ को नहीं मानते थे। एंड एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, और ये भी फर्स्ट स्टेट की तरह टैक्स पे नहीं करते थे। थर्ड स्टेट, द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कम अंडर द थर्ड स्टेट। अब जो पॉपुलेशन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में नहीं आई, वो थर्ड स्टेट में आती है। जैसे कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। और यहाँ पर एक ख़ास बात भी थी, दे हैड टू पे टैक्सेस, इन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। अब वो कौन कौन से टैक्स होते थे जो ये लोग पे करते थे? द चर्च टुक टैक्स कॉल्ड टिथ, चर्च को ये लोग टैक्स देते थे, उस टैक्स का नाम क्या था? टिथ। एंड दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट कॉल्ड टेल, अब इन्हें डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था स्टेट को, उस टैक्स को हम क्या बोलते थे? टेल। अब आप इन 3 स्टेट्स को इस क्वेश्चन में लिख देना और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रगल टू सर्वाइव इन फ्रांस। पहले इस टॉपिक को हम एक रफ चार्ट से समझ लेते हैं। पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज्ड, अब फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 23 मिलियन थी वो 1715 में, और 28 मिलियन हो गई वो 1789 में। अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो वहाँ के लोगों को खाना भी चाहिए था। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इंक्रीज्ड फूड ग्रेन्स डिमांड, खाने की डिमांड भी बढ़ गई। खाने की डिमांड तो बढ़ी, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डज नॉट राइजेस, पर वहाँ पर जो खाने की ग्रोथ थी, प्रोडक्शन को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, वो नहीं बढ़ी। फिक्स्ड वेजेस, वहाँ के लेबर्स को फिक्स्ड वेजेस दिए जाते थे। डिड नॉट अफोर्ड राइजिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसकी वजह से वो जो खाने की प्राइस बढ़ रही थी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पुअर बिकेम मोर पुअर, गरीब और गरीब बनते जा रहे थे। थिंग्स बिकेम वर्स, और फ्रांस की सिचुएशन और भी ज़्यादा तब बिगड़ गई जब हेल एंड ड्रॉट अराइजेस, बारिश के मौसम में ओले गिरे और गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पर। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब फ्रांस की पॉपुलेशन 23 हो गई 1715 में,
और 28 मिलियन तक पहुंच गई 1789 में। द ग्रोइंग पॉपुलेशन लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने की डिमांड भी बढ़ी, बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस। पर खाने की ग्रोथ में कोई बढ़ावा नहीं हुआ। Most workers got fixed wages which did not keep pace within the rising price of food grains. वहाँ पर वर्कर्स को फिक्स्ड वेजेस दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो खाने की प्राइस को, मतलब फूड ग्रेन की प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच इंक्रीजेस, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो बढ़ता गया। अमीर और ज़्यादा अमीर बनते गए और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्रॉट और हेल रिड्यूसेस द हार्वेस्ट। अब फ्रांस की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई जब बारिश के मौसम में ओले गिरे और गर्मी में सूखा पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई। अब हम आते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन पर। डिफाइन द सब्सटेंसेस क्राइसिस। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब आप मुझसे पूछोगे सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, तो फ्रांस की जो सिचुएशन थी, द स्ट्रगल टू सर्वाइव इन फ्रांस, को हम सब्सटेंसेस क्राइसिस भी बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बता देती हूँ सब्सटेंसेस क्राइसिस की। सब्सटेंसेस क्राइसिस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सब्सटेंसेस क्राइसिस ये होता है कि जब हमारी खुद की, मतलब हमारी बेसिक नीड्स खतरे में पड़ जाएं और हमें अपनी खुद की ज़रूरत का सामान ना मिले, उसे कहते हैं हम सब्सटेंसेस क्राइसिस। अब आपको ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछें तो आप वहाँ पर ये डेफिनेशन लिख देना और 3 पॉइंट्स लिख देना, आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।